वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में जो है पोस्ट बेसिक एंट्रेंस टेस्ट 2020 का पार्ट डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द टाइप ऑफ फीवर इन विच टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल ड्यूरिंग 24 पीरियड इज। इसमें ऑप्शन ए है इंटरमिटेंट फीवर, ऑप्शन बी रेमिटेंट फीवर, ऑप्शन सी रिकरेंट फीवर, ऑप्शन डी रिलैप्सिंग फीवर। तो जो इंटरमिटेंट फीवर है उसका मतलब होता है इन विच द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम वेरी हाई टू नॉर्मल एंड सब नॉर्मल बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसमें जो है जो टेम्परेचर है वो हाई से सब नॉर्मल या नॉर्मल में वेरी करता है और जो है बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। और जो रेमिटेंट फीवर है इसमें होता है कि जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस और कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करता है। रिकरेंट फीवर जो है मतलब इसका मतलब है हैविंग एपिसोड ऑफ मल्टीपल फीवर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक हफ्ते में जैसे 5 से ज़्यादा बार या 6 से ज़्यादा बार फीवर का एपिसोड आना तो उसे रिकरेंट फीवर बोलते हैं। और रिलैप्सिंग फीवर ये जो है इंटरमिटेंट फीवर का ही वेरिएंट है, बट इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो जो है 2-3 दिन तक रहेगा। जैसे कि आज आपको फीवर है, फिर 3 दिन तक फीवर नहीं होगा, आगे फिर फीवर आएगा, फिर 5 दिन तक फीवर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेमिटेंट फीवर। उसके बाद है विच प्रोसीजर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, न्यूक्लियर स्कैन। तो जो एक्सरे होता है वो जो है कैल्सीफाइड टिश्यू को देखने के लिए होता है। जैसे कि किसी को अगर बेरियम अनीमिया होता है तो वो कैल्सीफाइड जो टिश्यू होता है उन्हें देख पाता है, और ये जो है हड्डियाँ, बोन, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए होता है। और जो सीटी स्कैन होता है वो जो है जैसे कि किसी टिश्यू या ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ के लिए, या ब्लड वेसल की एबनॉर्मलिटी है तो उस चीज़ के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। और जो एमआरआई होता है वो जो है डायलेटेड इमेज बनाता है किसी भी ऑर्गन की, या कोई सॉफ्ट टिश्यू हो गया, लिगामेंट, डिस्क, या जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्व और मसल और स्पाइनल कॉर्ड के लिए एमआरआई किया जाता है। और जो न्यूक्लियर स्कैन होता है वो जो है ट्यूमर, इन्फेक्शन और ऑर्गन एनलार्जमेंट और किसी भी ऑर्गन की फिजियोलॉजी चेक करता है न्यूक्लियर स्कैन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी न्यूक्लियर स्कैन। क्वेश्चन नंबर 3, a nurse is instructing the patient interaction to perform isometric exercise. The exercise will option A prevent contracture, option B maintain muscle strength, option C decrease heart rate, option D improve cardiorespiratory function। तो जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होते हैं उनका मतलब होता है these are the form of exercise which involve the static कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल विदाउट विजिबल मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट। मतलब जो है हमने ज्वाइंट को मूव नहीं करना है, एक स्टैटिक पोजीशन में रखना है, बट जो है कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है ताकि जो है हम उस ज्वाइंट की जो मसल की स्ट्रेंथ है उसको रीगेन कर सकें। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट विद लैक्टिक एसिडोसिस एंड इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन। तो इसमें ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, बी लिंगरडेक्टेट, सी मैनिटॉल और डी डेक्स्ट्रिन। तो जिस पेशेंट में लैक्टिक एसिड जो है ज़्यादा हो रहा है या जो है इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन है, जो लीवर है उसका काम होता है कि वो जो है जो लैक्टेट है उसको मेटाबोलाइज करे। अगर लीवर इम्प्रॉपर काम कर रहा है तो सीरम लैक्टेट तो इंक्रीज करेगा, तो उन पेशेंट में हम रिंगल लैक्टेट जो है अवॉइड करते हैं देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट? Intradermal in forearm, intramuscular in deltoid, subcutaneous in arm, jet track intramuscular in gluteal। जेट टेक्निक है, उसमें जो भी आप इंजेक्शन दे रहे हो उसको जो है नॉर्मली जो 1 ml का इंजेक्शन है उसको देते वक्त जो है आपको जो है 10 सेकंड लगाना है। अगर 0.5 ml का इंजेक्शन है तो उसमें जो है आपको जो है 5 सेकंड लगाने हैं। और जैसे कि आपका जो है 0.5 ml का आयरन का इंजेक्शन, तो उसमें जो है सबसे पहले आप 0.1 ml जो है एयर इंसल्ट करोगे। उसके बाद जो है जो भी आपकी इंजेक्शन साइट है उसको सेंटर टू पेरिफेरी क्लीन किया जाएगा, और जो भी मतलब जो लेटरल एज है इंजेक्शन साइट का उसको जो है लेफ्ट हैंड से आप स्ट्रेच आउट करोगे बाहर की तरफ। फिर जो है आप नीडल को जो है 90 डिग्री एंगल पे इंसर्ट करोगे बॉडी
पेशेंट की बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद जो है उस इंजेक्शन को जो है धीरे धीरे जो है बॉडी में जाने दोगे, और 0.5 ml है तो उसको 5 सेकंड के अंदर जाने देंगे। फिर उसके बाद जो है जो आपने स्किन स्ट्रेच आउट की थी उसे जो है छोड़ दिया जाएगा, और जो है जो इंजेक्शन है उसको भी बाहर निकाला जाएगा। और इस तरह जो है जेट ट्रैक टेक्निक से इंजेक्शन दिया जाता है, और ये जो है इसलिए दिया जाता है ताकि जो है स्पिल ऑफ ना हो सके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पर जो इंजेक्शन हम IM दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the best action that the nurse can to reduce anxiety at the time of admission is to give necessary basic nursing care, put the patient valuable in safe places, introduce the patient to the staff and ward routine, check the patient vital sign on admission। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है इंट्रोड्यूस द पेशेंट टू द स्टाफ एंड वार्ड रूटीन। तो वो पेशेंट की जो है एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, a nurse caring for a client with hypokalemia would expect to note which of the following changes in electrocardiogram। तो इसमें फर्स्ट है वाइडेंट टी वेव, प्रोमिनेंट यू वेव, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल एंड शॉर्टेंड ST सेगमेंट। तो इस वाले ऑप्शन में जो है जो वाइडेंट टी वेव होती है वो हमें जो है वाइडेंट या पीक टी वेव जो है नॉर्मली हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलती है, और जो प्रोमिनेंट यू वेव है वो हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलती है, और जो ST सेगमेंट की एलिवेशन होती है वो जो है मायोकार्डियल इश्कीमिया इन्फ्रैक्शन में होती है, और जो प्रोलॉन्ग QT इंटरवल है वो हाइपोकैल्सीमिया में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अपगार स्कोर, बार्डन स्केल, गेस्ट ग्लोकोमा स्केल या सैलीन चार्ट। तो जो अपगार स्कोर होता है वो न्यू बॉर्न बेबी की आफ्टर बर्थ जो है क्विक असेसमेंट होती है, ताकि जो है हम देख सके कि वो जो है पेलर तो नहीं है या उसे CPR की ज़रूरत तो नहीं है। और बार्डन स्केल जो है वो जो है रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर के लिए चेक किया जाता है बार्डन स्केल के थ्रू। और जो गेस्ट ग्लोकोमा स्केल है वो किसी हेड इंजरी के दौरान जो है जो न्यूरोवेस्कुलर जो फंक्शन है उसको असेस करता है। और जो सैलीन चार्ट है वो किसी पेशेंट में जो है जो विजुअल एक्यूटी है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। तो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो गेस्ट ग्लोकोमा स्केल के थ्रू चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a nurse in charge identify the patient's response to actual or potential health problem during which step of nursing process। ऑप्शन है assessing, B diagnosing, C planning and D evaluating। तो जो assessing होती है इसका क्या मतलब होता है, collection of data to determine actual or potential health problem। इसमें जो है हम determine कर रहे होते हैं अभी actual और पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम जो हो सकती है उसके लिए हमने डिटरमाइन करने के लिए डाटा कलेक्ट किया। और जो डायग्नोस है उसका क्या मतलब हुआ, एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम हमने जो है आइडेंटिफाई कर ली है दैट रिजल्ट फ्रॉम डिजीज प्रोसेस, जो कि किसी डिजीज़ की वजह से पेशेंट को हो रही है। मतलब इसमें जो है आइडेंटिफाई हो चुकी है जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है, और जो है वो किसकी रिजल्ट हुई है, डिजीज प्रोसेस के रिजल्ट की वजह से। और जो प्लानिंग होती है उसका मतलब होता है कि डायग्नोज को प्रायोरिटाइज, जो भी हमने डायग्नोज बनाया उनको प्रायोरिटाइज करना है, गोल को डिटरमाइन करना है, और जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उनको डेवलप करना है। और जो इवेलुएटिंग है उसका मतलब होता है असेस क्लाइंट टू केयर, या जो हमने केयर की उसकी जो आउटकम है वो क्या आई है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, डायग्नोसिंग होगा। Question number 10, hot water bag application is contraindicated in dysmenorrhea, appendicitis, muscular pain, hypothermia। तो जो dysmenorrhea वो है पेनफुल menstruation, bleeding या पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग, appendicitis, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, और जो हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द नर्स वर्किंग इन ICU मस्ट बी अवेयर द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन CPR प्रोसीजर। ऑप्शन है 12:1, B 12:2, C 15:1, D 15:2। तो जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसमें जो है कंप्रेशन पर वेंटिलेशन रेशियो जो है 30:2 की रेशियो में होती है। और जो
इन्फेंट है उसमें अगर एक रिससिकेटर है तो उसमें जो है 13:2 की रेशो में जाएगा, और अगर जो है 2 रिससिकेटर है तो उसको जो है 15:2 की रेशो में जाएगा। 15 का मतलब है 15 कंप्रेशन दिया जाएगा और उसके बाद 2 डीप ब्रीथ दिए जाएंगे। और जो एडल्ट है उसमें नॉर्मली 30 जो है कंप्रेशन दिए जाते हैं, उसके बाद 2 डीप ब्रीदिंग दी जाती है। पर यहाँ पर जो है 13:2 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर सही जो है 15:2 भी सही है। और जो है जो नॉर्मली जो है हम 1 मिनट में कितने कॉम्प्रेशन किसी पेशेंट को देते हैं, तो वो जो है 100 कॉम्प्रेशन पर मिनट जो है किसी पेशेंट को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The nurse has received a blood unit from blood bank and has rechecked the blood bag properly. Prior to the administration of blood transfusion, the nurse priority check which of the following: intake and output, NPO, standing order, vital sign and skin turgor. तो किसी भी पेशेंट को जो है ब्लड इन्फ्यूज करने से पहले जो है उसके वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट, tracheostomy is usually performed between the tracheal ring of cartilage, second and third and fourth and fifth, all the above। तो जो tracheostomy है वो मेनली सेकेंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग में परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient with dyspnea should be placed in सिम्स पोजीशन, सुपाइन, ऑर्थोपेनिक, लिथोटमी पोजीशन। तो अगर किसी पेशेंट को डिस्निया हो रहा है तो उसको जो है मेनली हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन देंगे। Question number 15. A patient has a pressure sore on the back of her right hip and bone is exposed. The pressure sore is in. तो जो स्टेज 1 प्रेशर सोर होता है उसमें जो है रेड एंड पेनफुल एरिया ऑन द स्किन दैट डज नॉट टर्न वाइट व्हेन प्रेस्ड। और जो स्टेज 2 है उसमें जो है स्किन में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होंगी और ओपन सोर जो है फॉर्म हो जाएंगे। और जो स्टेज 3 है उसमें जो है टिश्यू बिलो द स्किन जो है डैमेज हो जाएगा, जो फैट एरिया होगा वो डैमेज होगा। और स्टेज 4 में मसल, बोन और टेंडन की अटैचमेंट होगी। तो ये जो है स्टेज 4 की डिस्क्रिप्शन है ऊपर। नेक्स्ट, जो चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन है उसका क्या मतलब होता है? हाइपर एपनिया या हाइपर एपनिया प्लस एपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग और टैकीपीनिया। तो जो चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट है पहले जो है इंक्रीज करता रहेगा और जो है उसका जो है डेप्थ और जो इंटेंसिटी होती है वो रैपिडली इंक्रीज करती जाएगी। फिर जो है जो डेप्थ होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी और कुछ टाइम के बाद जो है पेशेंट जो है थोड़े टाइम के लिए जो है एपनिया के स्टेज में चला जाएगा, मतलब 5 सेकंड तक वो जो है सांस ही नहीं लेगा। और उसके बाद फिर से वो अपनी नेक्स्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा, फिर जो है वो रेट एंड डेप्थ इंक्रीज करेगा। तो उसको जो है चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, इन cerebrospinal fluid sample all the following are present except RBC, लैक्टेट, वाइट ब्लड सेल एंड प्रोटीन। तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसमें जो है आरबीसी नहीं प्रेजेंट होते हैं और जो है बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसमें जो है, और जैसे यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, डब्ल्यूबीसी, सोडियम, पोटेशियम आदि भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन? ऑप्शन ए 92 to 99, बी 80 to 100, सी 96 to 100, डी 80 to 99। तो इसमें राइट आंसर है 96 to 100%। हॉस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर। तो जो हॉस्पाइस ट्रीटमेंट है वो टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, साइकेट्रिक पेशेंट, कार्डिक पेशेंट या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो हॉस्पाइस है उसका मतलब होता है अ स्पेशल हॉस्पिटल वेयर पीपल हु आर डाइंग आर केयर्ड फॉर। मतलब जो भी पेशेंट जो है टर्मिनली इल होते हैं, कैंसर के पेशेंट, उनके लिए हॉस्पाइस केयर जो है होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। A mother called a neighbor who is a nurse and tell the nurse that her 3-year-old child has just ingested liquid fortunate polish and the nurse direct the mother immediately to। तो उसने जो है जो बेबी है उसने लिक्विड फॉर्चुनेट का पॉलिश इंसर्ट कर दिया, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? इंड्यूस वॉमिटिंग, कॉल द एम्बुलेंस, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, ब्रिंग द चाइल्ड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले जो है पॉइजन कंट्रोल सेंटर कॉल की जाएगी। नेक्स्ट, द एबीजी एनालिसिस फॉर एन एडल्ट पेशेंट इज अ फॉलो। इसमें जो है पीएच 7.29, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है C 47 और जो है बाइकार्बोनेट का जो है
नॉर्मल अमाउंट है 24। तो जो नॉर्मली पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 7.35 टू 7.45। और जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होता है, जैसे कि जो पॉइंट के आगे हमने पीएच का लिखा वही सेम, मतलब 35 टू 45, मतलब 35 से 45 mmHg। और जो नॉर्मल अमाउंट है बाइकार्बोनेट का वो होता है 22 से 28। तो ये भी याद रखने में आसान है। और जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का जो नॉर्मली होता है वो 85 से 100 mmHg होता है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें जो है पीएच जो है 7.29 है, मतलब वो जो है एक एसिडिक पीएच है। और इसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा 335 टू 45, तो ये 47 है। तो मतलब जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो वो जो है ड्यू टू रेस्पिरेटरी होगा। तो ये जो है कंडीशन एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की है। नेक्स्ट, lymph edema is the post-operative complication of mastectomy, can be prevented by ensuring patency of wound drainage tube, placing the arm in the affected side in the dependent position, restricted movement of the affected arm, frequently elevating the arm of affected side above the level of heart। तो इसमें जो राइट आंसर होता है वो जो है frequently elevated the arm of affected side above the level of heart। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is taking the history of client who has been benign prostate hyperplasia in the past. To determine whether the client currently experience difficulty, the nurse asks the client about the presence of which of early symptom: nocturia, urinary retention, urge incontinence, decreased force of stream in the urine। nocturia होता है urination at the time of नाइट। नॉक्चूरिया मीन्स जो है नाइट टाइम पे पेशेंट को जो है ज़्यादा यूरिनेशन होगी। यूरिनरी रिटेंशन मीन्स जो है रिटेन यूरिनरी। और अर्ज इनकॉन्टिनेंस बार बार जो है पेशेंट को अर्ज होगी जो है यूरिन करने के लिए। और डिक्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम इन यूरिन, जो है जो स्ट्रीम होगी यूरिन की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया उसका मेन सिम्टम है डिक्रीज फोर्स ऑफ स्ट्रीम इन स्ट्रीम ऑफ यूरिन। नेक्स्ट, while instilling eardrop of an adult client, the ear canal is straightened by pulling the pinna। तो जो एडल्ट पेशेंट होता है उसमें जो पिन्ना होता है उसको जो है अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव किया जाता है। और जो चाइल्ड होते हैं उनमें जो है इसको डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, what should be the position of the limbs a nurse should maintain in the patient who has undergone right hip prosthesis surgery। अगर पीछे पेशेंट की राइट हिप प्रोस्थेसिस सर्जरी हुई है तो उसकी जो लिम्ब की पोजीशन है वो कैसी होगी? एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन या न्यूट्रल। तो पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो न्यूट्रल होगी। थैंक यू, ये इसका फर्स्ट पार्ट है।